सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के विधानसभा प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय के पास, जहां छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष पहुंचे स्वयं गोट बात और रूबरू करने। आइए देख। सर्वप्रथम मैं पूरे देश और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से और छत्तीसगढ़ के पूरा जम्मू सबोजनला सेवा जोहार करत हूँ। और आज सेवा जोहार के साथ जो हमारा आज 2020 के 12 बजे रात के बाद हमन अलविदा काबो, जो कि काफ़ी संकटग्रस्त रहा है, काफ़ी तकलीफ भरा वर्ष रहा है, इन वर्ष को आज विदाई देंगे और विदाई के साथ हम 2021 का स्वागत करेंगे पूरे जगत वासियों का। और इसी सिलसिले पे आशीर्वाद के रूप में सोच विचार मीडिया हमारे आदरणीय सम्मानीय ऐसी शख्सियत जिसको हर कोई जानता है, वो शख्सियत हमारे बीच आज मौजूद है। सौभाग्य से हमें आज उनसे यहाँ दर्शन करने का मिला है और उनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे। और सीधी उनसे चर्चा करने के पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि जो हमारे बीच उपस्थित है माननीय नंद कुमार साय जी, ये सांसद से लेकर राज्यसभा और विधानसभा ऐसी राजनीति के गलियारों का प्रतिनिधित्व प्रदेश से लेकर केंद्र तक का, और साथ में अनुसूचित जनजाति का कल्याण कैसा होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दायित्व निभाया और छत्तीसगढ़ जैसी बना प्रथम हमारा उसके प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। आज हमारा 21 वर्ष हो रहा है राज्य को बने। ये सारी बातों को समेटते हुए उनसे अनुभव हम बांटेंगे और सीधा बात करेंगे माननीय अपने नंद कुमार साय जी के, जो कि नंद कुमार साय जी चाहे हम एक समाज के नहीं कहते, वो सर्वव्यापी लीडर के रूप में नेता के सम्मानीय व्यक्ति है। इसलिए आदिवासी नेता के रूप में जो कहते हैं, मैं तो उनको सर्वमान्य नेता के रूप में मानता हूं। समाज में जो मानव का कल्याण करता हो ऐसा ही जन नेता हैं हमारे नंद कुमार साय जी। लीजिए मैं उन्हीं से डायरेक्ट आपको ले चलता हूं। प्रदेशवासियों आज चर्चा करेंगे, आज ये ऐतिहासिक दिन होगा। मैं सारी उन चीज़ों की बात करूंगा, आपके समझ लाऊंगा, जो आप लोग सुनेंगे उन्हीं के मुखाग्र से मुख से सुनेंगे। हम आगे बात करते हैं। माननीय नंद कुमार साय जी, आप अपना पूरा। देखिए, मैं तो एक गांव में पैदा हुआ, आज भी हमारा घर जंगल के बीच में है। खेती का काम, हमारे पूर्वजों के जो खेती बाड़ी था उस सब का काम करते करते, और पढ़ाई बड़ा कठिनाई में हुआ। और मैं हल चला के फिर आधा दिन और बासी खा के फिर स्कूल ल जाते रहे। और ओकर बाद मैं पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके आगे बढ़ूँ और अनेक प्रकार का संकट मेरे पास आया। मैं 8वीं क्लास में जब पढ़त रहे वो समय में एक ऐसा बीमारी पकड़ी पीलिया, तो मैं मृत्यु के भी दर्शन न करे हूँ। और फिर दोबारा होके आगे मैं अपन माता पिता के अकेला लड़का, और बहुत सारा संकट है, बहुत ज़्यादा लंबा जीवन का वृत्त है, छोटे समय में वो सब बताया नहीं जा सकता। लेकिन मैं सर्विस क्लास में जाता तो मेरा तहसीलदार में हो गया था, मेरी और दूसरे उसमें हमारे दादाजी बोलते थे, यार नौकरी तो करना अच्छा नहीं है, अकेले हो तुम भी, तुम्हारे बड़े पिताजी के भी बच्चे नहीं, लड़के नहीं बचे हैं। तो ऐसा करके मैं घर में ही रहा। और सन जब 70 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, NES महाविद्यालय जसपुर नगर का। और उसमें मैंने शराब के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। और उसमें 1000 मेरे ऊपर केस बने थे। लेकिन 77 में अगर शायद मैं विधायक नहीं बनता तो संभवतः वो केसों का सामना करना पड़ता। सारे केस बिना चलाए वापस कर लिए गए। और उसके बाद 3 बार मैं विधानसभा में रहा हूँ, 3 बार लोकसभा में रहा हूँ, 2 बार राज्यसभा में रहा हूँ, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का चेयरपर्सन रहा हूँ। और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में मेरे को उस कमीशन के माध्यम से जाना पड़ा। आज भी मुझे पता नहीं क्या बात है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने, मैंने कुछ बातों को बताने के लिए, व्याख्यान के लिए मुझे बुलाते हैं। मैं बोला, यार मैं तो जनजाति समाज का हूँ, छोटा सा हूँ, गाँव में रहता हूँ। बोले नहीं, आप ही को सुनना चाहते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने मुझे डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया।
और आज इस कारण से मैं डॉक्टर नंद कुमार साय लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर लिखना चाहिए, हमने बहुत बड़ी चीज़ दी है। एक और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने कल मेरे को टेलीफोन करके बताया कि हम जरा ओकेजन देख रहे हैं, कोई ऐसा उत्सव का माहौल देख रहे हैं जहां हम आपको पुनः डीलिट की उपाधि से अलंकृत करेंगे। पता नहीं कैसे सम्मान बड़े बड़े लोगों का हमको मिल रहा है। मैं तो बहुत छोटा सा गांव का, जंगल पहाड़ में रहने वाला जनजाति वर्ग का हूं, लेकिन सम्मान लोगों ने मुझे बहुत दिया है। मैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत अपनी जीवन का जो सफ़र और संकट से लेकर बाल्यकाल से लेकर अपनी राजनीति का जो अनुभव बांटा है, और वो उन्होंने, मैं माननीय संसदीय नंद कुमार साय जी से, क्योंकि हमारे माननीय ऐसी एक छवि थी जो पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न जाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आज उनका भी जिक्र करूंगा क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी के हम कहें लाडले काफ़ी नज़दीक रहे हैं, और उनके बारे में भी 2 लाइनें हम जानना चाहेंगे। उनका अनुभव, माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं, तो आज मैं माननीय अटल जी के बारे में भी 2 लाइनें उनसे कुछ अनुभव जानना चाहूँगा। असल में देखिए, हम एक बड़े कार्यक्रम में थे रायगढ़ में, और रायगढ़ में एक बड़ी सभा थी जिसमें मैं समझता हूँ नहीं पर भी 1 लाख से ऊपर लोग रहे होंगे। उस कार्यक्रम में अचानक एक ऐसा घटना हुआ और हम लोगों को बीच में आना पड़ा। अटल जी अमेरिका से कोई इलाज करके लौटे थे, लेकिन वो कुछ लोगों को लेकर के मैंने और हम और नेताओं ने वहाँ कहा कि अटल जी को सर्किट हाउस में रखिए जी, ताकि वो थोड़ा विश्राम कर लें। उनको ही अंतिम सभा में सबसे मुख्य वक्ता वही रहेंगे। थोड़ी देर रहने के बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा, यार क्या आराम करना है, चलो रैली बहुत निकलने वाली है। और उस रैली में हम पहुँचे। उस रैली में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जी जोशी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे और अनेक बड़े बड़े नेता थे। हमने देखा उनको कि आ गए, और एक हंडी चौक है, वहाँ खड़े होकर के सारा रैली देखने लगे। उसके बाद में तुरंत चले गए वो मंच में, बोले बस सर्किट हाउस क्यों जाएंगे, सारा रैली आ नहीं पाया था। हम लोग एक सोनी जी के यहाँ रैली करने के बाद चाय वाय कर रहे थे। एक हमारे नेता ने वहाँ से आवाज़ दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मंच पर आ चुके हैं, नंद कुमार साय, दिलीप सिंह जूदेव, ये सारे लोग जल्दी पहुँचे मंच पर। तब हम वहाँ से दौड़ लगा दिए। दौड़ने के बाद हो हा कुछ बहुत आंदोलन होने लगा। वहाँ लोग, दिलीप सिंह जी खरसिया में लड़े थे तो उनका बड़ा क्रेज था, बड़ा मुश्किल हुआ। लखीराम जी अग्रवाल संचालन कर रहे थे, बैठिए बैठिए बैठिए, कोई नहीं बैठने को तैयार नहीं। अटल जी ने कहा, अरे ऐसे कोई नहीं बैठेगा, आप किसी का भाषण कराओ। लेकिन उस हल्ला गुल्ला में कोई भाषण कैसे करे, अगर कहीं बिगड़ गया तो पूरी सभा खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने दूसरा बार कहा कि फिर बैठो बैठो बोलते हो, नहीं बैठेंगे, किसी का भाषण ठीक से कराओ। तब उन्होंने देखा ना, मैं विधायक था पहली बार, लेकिन जानते थे कि बोलता अच्छा है। तब लखीराम अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्रदेश के सक्रिय विधायक, जुझारू नेता और प्रखर वक्ता श्रीमान श्री नंद कुमार साय जी को मैं इस सभा में स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। और हल्ला गुल्ला हो रहा है, तंग भड़ंग। मैं तो कहा, तो मैं मर गया साला, इतना बड़ा चुनौती और अटल जी जहां पर बैठे हैं। तब मैंने कहा, जब मंच पर पहुंचा, मैंने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि भारत माता के वरद पुत्र, अद्वितीय वक्ता, प्रखर राजनेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। रायगढ़ के उत्तरी भाग को मंडित करने वाला पलगड़ा पर्वतमाला के आंगन में सर्वप्रथम मैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वागत करता हूं। शांत हो गई सभा। सुई भी अब गिराते तो टंग करता। अटल जी के उस कार्यक्रम में आखिरी में जब हम भोजन के लिए एक हमारे कार्यकर्ता के यहाँ गए, उस दिन उन्होंने बुला करके मेरे को बताया। सारे लोग वहाँ पर थे, कुशाभाऊ जी थे, सुंदरलाल पटवा थे, लखीराम अग्रवाल जी थे और भी बड़े नेता थे। सबको बुला के उन्होंने कहा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा बोलता है भाई, इसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं, अगर इनका भाषण आप जगह जगह कराओगे,
तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से खड़ी हो जाएगी इन क्षेत्रों में भी और पूरे मध्य प्रदेश में। उस समय मध्य प्रदेश था। मैंने कहा इतना बड़ा प्रमाण पत्र तो मुझे कोई नहीं दे सकता। अटल जी ने मुझे ये बात करके सब लोगों को बताया कि इनका उपयोग ठीक से करिए। ये आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है और मैं समझता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी अत्यंत स्नेहपूर्वक हमें आगे बढ़ाया। उनके कारण हम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अनेक दायित्वों को उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में प्रस्तुत किया था और अटल बिहारी वाजपेयी को हम पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकते। उनका बड़ा योगदान है राजनीतिक क्षेत्र में मुझे इतना आने इधर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का। अभी माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक याद को उन्होंने दोहराया कि जब छत्तीसगढ़ में आए थे कैसी सैलाब था और उस सैलाब में जो जुनून था वो जुनून के बारे में उन्होंने अनुभव हमसे शेयर किया। अब मैं चाहूँगा कि हमारी ये भारत भूमि ऐसे क्रांतिकारियों से भरी पूरी है। पूरा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण राजस्थान, बिहार, झारखंड, ये पूरे मैं प्रांतों का नाम लूँगा तो काफ़ी समय होगा, पर मेरे वीर सपूतों को जो भूमि कहना चाहिए धरती से जुड़े हुए जहाँ तक आदिवासी समाज का भी यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा से लेकर शहीद कई ऐसे शहीद कराएं, जहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जहाँ तक हमारे उस संविधान के निर्माता जो जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो क्रांतिकारी आदिवासियों के जो मूल थे, मूल निवासियों का इतिहास क्यों अधूरा है? आज उनको नमन क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं तो जो मूल निवासियों का इतिहास होना चाहिए, जो क्रांतिकारियों का होना चाहिए, वो आज क्यों हमारे बच्चों को आज उतनी जानकारी नहीं है? मैं माननीय इस बारे में भी सीधा उन्हीं से बात करता हूँ, माननीय शाह जी से, कि हमारे मूल निवासियों के इतिहास और क्रांतिकारियों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, भारतीय स्वातंत्र समर जब शुरू हुआ था और अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसके पहले मुगलों के विरुद्ध भी और लड़ाइयाँ शुरू हुई और हमेशा जनजाति समाज, आदिवासी समाज ने इनके खिलाफ आगे बढ़कर के लोहा लिया। अनेक वीरों का नाम है इसमें। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद में सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, तिलका माझी, कितने लोग शहीद हुए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, संबलपुर से वीर सुरेंद्र साय और वीर बुद्धू भगत, उनके 2 लड़के नहीं और 2 लड़कियां, ये सारे उनके साथ में शहीद हो गई थी। और इतना बड़ा बलिदान जनजाति समाज ने किया है, उसका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं मिलता। आपने ठीक ही फरमाया है। और मैं जब जनजातीय आयोग का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब मैंने सारे सरकारों को पत्र लिख करके उनको कहा था कि आपके राज्यों में जो जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जनजाति समाज के, उनका लिस्ट निकालिए और उनका इतिहास को निकालिए, नेट से भी निकालिए। और हमारे गांव में रहने वाले लोग किंवदंतियों में, कथाओं में इन वीरों की गाथा गाते होंगे, उसको लिख करके उनका एक नया इतिहास लिखने की आवश्यकता है। और ये बात मैंने सारे प्रदेशों को लिखा। कुछ राज्यों ने कुछ कुछ बातें हमें बताई, लेकिन अधिकांश राज्यों ने उस पर कोई अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं तो उससे निवृत्त हो गया। लेकिन आज भी मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि ऐसे वीरों का इतिहास नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। ये गुंडाधुर को कोई नहीं जानता जो भूमकाल चलाए थे वहाँ, और महारानी दुर्गावती का छुटपुट कुछ कुछ कथाएं हैं, बाकी है नहीं। और इन सारे जयपाल सिंह मुंडा, ये इतने बड़े बैरिस्टर थे। सब लोग हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने वहाँ जो मैंने बहस किया था संविधान सभा में, मैं एक बार एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे, मैं कमीशन में था, उनको बुला करके इन पर एक पूरा व्याख्यान करवाया था। उन्होंने कहा था कि ये जंगलों में रहने वाला जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, वो केवल जंगलों में रहने के लिए नहीं है, उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि की प्रखरता, उसको सारे को नए सिरे से उठाने की जरूरत है। और संविधान सभा से उन्होंने आग्रह किया था कि जनजाति समाज के लिए जो सुविधाएं यहाँ पर लिखी जा रही हैं, उसको और आगे बढ़कर के लिखने की जरूरत है। और हमारे नेता और जनजाति समाज के पुरोधा
जयपाल सिंह मुंडा जी का ही बहुत बड़ा योगदान है कि जनजातियों के लिए बहुत सारी बातें संविधान में रखी जा सकी। बहुत अच्छी बात कही है कि उन्हें अपना जीवन काल और आज भी उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े। ये चिंता उनकी साफ झलक रही है जो मैं देख रहा हूँ इसकी इस उम्र के तहत। और साथ में शहीद वीर नारायण गुंडा ध्रुव गैन सिंह पररकोट से लेकर कुंवर भाई और रघुनाथ साय शंकर साय मैं नाम गिनाना लगूंगा तो इतना लंबा हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है कि बात खत्म नहीं होगी। पर आज मैं यही कहूँगा नमन कर उनके पथ मार्गों में उनकी कुर्बानियों को हम आज समाज के मूल निवासी जाने और उस पर संगठित होकर आगे बढ़े। और इसी विषय पर मैं आगे और बढ़ता हूँ क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जनता जनार्दन के हाथ में ताकत होती है। तो मैं माननीय का काफ़ी राजनीतिक अनुभव रहा है, मैं उनसे कुछ सवाल ये कहूँगा कि राष्ट्रीय जितनी राजनीतिक दल बने आज तक आज़ादी के बाद से वहाँ मूल निवासियों को क्यों नहीं वो नेतृत्व जिम्मेदारी मिली हो, चाहे प्रतिपक्ष के मामले में हो देखूं, चाहे सेंट्रल में आज जो सरकार है या प्रदेश में हम सरकारें रहीं, कहीं भी देखूं मैं देश में, तो जो मूल निवासियों को एक अधिकार और कहते हैं जल जंगल जमीन के मूल अधिकार है तो राज्य शासन सत्ता में भी उनकी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाई। इसमें कहाँ क्या कमी है, क्या करना चाहिए, ये भी मैं उनसे जानना चाहूँगा माननीय शाह जी से। देखिए अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग एजेंडा है, उनके संविधान हैं, उनकी कार्यवृत्त अलग अलग प्रकार की हैं और अलग अलग समय में कुछ कुछ लोगों को बढ़ाने की भी कोशिश की गई। हम मध्य प्रदेश में जब थे तो बलिराम कश्यप जी काफ़ी ऊंचाई तक उनको पहुंचाया गया था, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और भी कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग जो हैं उनके अपने नेताओं को आगे बढ़ाया था। लोकसभा में भी हम भी थे, 3 बार हम लोकसभा में रहे, 2 बार राज्यसभा में रहे और अंत में कमीशन में भी मुझको भेजा गया। लेकिन इसके बाद भी और लगता है कि जनजाति वर्ग को और आगे थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों ने काफ़ी किया है, पार्टियों ने भी काम बहुत किया है, लेकिन उस वर्ग को, उस समाज को अनेक प्रकार के संकटों से अभी भी जूझना पड़ रहा है। उन वर्गों में धर्मांतरण का मामला बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से उनके मूल जो परंपराएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं, उसको समाप्त करने की दिशा में कोशिश हो रही है। इस काम को जो भी गवर्नमेंट में रहे, जो भी दल सरकारों में रहे, इसे भी देखने की जरूरत पड़ेगी। और उसके अगर किसी के संस्कार खत्म हो जाएं, उनकी सारी परंपराएं समाप्त हो जाएं, तो व्यक्ति को कहीं बचेगा नहीं। इसलिए इसको सुरक्षित करने के लिए मुझे लगता है सारे समाज को और जो सामान्य समाज है, छत्तीसगढ़ी समाज है, सब मिलकर के इनकी सुरक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और सरकार से भी निवेदन करना पड़ेगा कि आप भी इस दिशा में अपनी पहल, अपनी भूमिका को सिद्ध करें। और इस तरह की माने स्थिति कोई वर्ग कहां से आकर के यहाँ जनजाति वर्ग और अन्य आज जो हमारा छत्तीसगढ़ी समाज है उसके साथ भी ना कर सकें, इसके लिए सामूहिक रूप से सारा छत्तीसगढ़ी समाज जनजातियों के साथ और भी अन्य लोगों के साथ मिल करके इस प्रकार जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों के लिए, दूसरों के लिए भी, उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। और प्रदेश की जो सरकार है उससे भी निवेदन करना पड़ेगा कि आप भी हमें शक्ति दें, हमारा सहायता करें कि ऐसी स्थिति जो धर्मांतरण की बातें हो रही हैं वो रोक जानी चाहिए, वो आगे बढ़े नहीं और हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति और अन्य समाज को इनसे बचाया जाना चाहिए। उसमें आपकी भूमिका अर्थात सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए।